Hello, Assalamu alaikum, and welcome to another session of mechanical vibration. Here we will be discussing about the damped forced vibrations. ठीक है, हमने previously cover कर लिया था undamped forced vibration. अब हम इंशाल्लाह cover करेंगे आज damping effect के साथ forced vibration. ठीक है, a little complex somehow, लेकिन इंशाल्लाह हम जो है वो इसको cover करने की कोशिश करेंगे with some concepts more about uh, the resonance and the zeta effects, especially the forcing amplitude and the forcing additional excitation, you can say that. ठीक है, तो हम ये सारे के सारे आज जो है ना फिनोमेना डिस्कस करेंगे और उसके लिए जो है आज का लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह लिटिल लेंथी समहाउ, लेकिन इंशाल्लाह जो है वो हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि इसके क्या इफेक्ट्स हैं. ठीक है, तो थोड़ी सी हम जो है ना यहाँ पे बेसिकली मॉडलिंग है टोटली. तो जैसे हमने पहले अनडैम्प्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन के साथ किया था, उसी तरीके से अब हम जो है वो अपना ये सिंगल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का पूरा मैकेनिज्म डिजाइन करके फिर आगे मूव करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. द टॉपिक फॉर टुडे इज डैम्प्ड 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 फोर्स्ड वाइब्रेशन. ठीक है, फोर्स्ड वाइब्रेशन कह लें या हार्मोनिक एक्साइटेशन कह लें. ठीक है, दोनों जो है वो सेम कंसेप्ट के साथ है. ठीक है, आज हमने ये थोड़ा सा डिस्कस करना है. अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि आप इसको मॉडल कर लें पहले. ठीक है, मॉडल कर लें. ये मेरे पास एक मैस है और यहाँ मेरे पास जो है वो स्प्रिंग लगा हुआ है और यहाँ पे मेरे पास एक टेम्पर है और यहाँ पे मेरे पास एक टेम्पर है और इस तरीके से मेरे पास सी है, के है, ये इसको सिंबल से डिनोट किया जाता है. ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ये हुआ कि नीचे डाउनवर्ड्स मूवमेंट की तरफ हमने एक एक्साइटेशन फोर्स लगाई हुई है. ठीक है, एफ नॉट जो है वो एफ कॉज ऑफ ओमेगा टी के साथ हम लगाया करते थे, हार्मोनिक फोर्स लगाते थे. ठीक है, आपने पहले भी देखा होगा कि हार्मोनिक फोर्स जो है वो मैंने लगाई है एफ नॉट कॉज ओमेगा टी के साथ. ठीक है, अब इसके अंदर जो हमारे पास अगर हम स्टेप टू को फॉलो करें, स्टेप टू हमें जो बताता था वो ये बताता था कि आपने कोई ना कोई रूल जो है वो अप्लाई करना. आइदर जो है वो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगाने हैं, आइदर जो है ना डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल के साथ लगाना है या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ लगाना है. तो मैं इसमें न्यूटन उसको ओबे करूंगा. तो एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू सी एक्स डॉट प्लस के एक्स. ठीक है, और इज इक्वल टू एफ ऑफ टी. ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन रही थी. थोड़ा सा हम इसको कोशिश करेंगे कि हम ज़रा फास्ट चलें, बिकॉज ये वाला जब स्टेप टू है ये तो आप लोगों को वैसे ही जो है ना वो याद हो जाना चाहिए. ठीक है, तो ये जो है हमारे पास, ये एक हमारे पास नॉन होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है. इट इज़ बेसिकली नॉन होमोजीनियस. ठीक है, इट इज़ बेसिकली नॉन होमोजीनियस ordinary ordinary डिफरेंशियल इक्वेशन है, ODE. ठीक है, तो अब इसका मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि whenever this इक्वेशन एग्जिस्ट्स तो हमारे पास दो सॉल्यूशंस होते हैं. एक होता है होमोजेनियस पार्ट XH, ठीक है, और एक होता है हमारे पास क्या होता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन XP कह लें आप. ठीक है, वो हमारे पास किसके बराबर होता है टोटल जेनेरिक इक्वेशन की. ठीक है, दिस इज पार्टिकुलर सॉल्यूशन. अगर मैं इसको कहूँ तो दिस इज माय पार्टिकुलर सॉल्यूशन. ठीक है, और ये जो होगा हमारे पास दिस इज माय होमोजेनियस सॉल्यूशन. ठीक है, होमोजेनियस सॉल्यूशन हो जाएगा और पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा. ठीक है जी, बात यहाँ तक क्लियर है. अब ये जो हमारे पास होता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी XH होता है ना, तो XH तो हमारे पास वही होगा. ठीक है, जो पुराना हमेशा से चलता हुआ है. ठीक है, अगर मैं इसको देखूँ तो मैं इक्वेशन इसकी आपको अगर एक्सप्लेन करूँ तो वो वही है पुरानी. ठीक है, जिसमें हम क्या करते थे,
जिसमें हम क्या करते थे, हमारे पास जो इक्वेशन होती थी वो होती थी ई रेज़ टू पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी, ठीक है। और साथ आता था हमारे पास इसके अंदर ए cos cos of omega d, दिस इज बेसिकली डैम्ड है तो इसलिए यहाँ पे d आगे बना ओमेगा n आता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप पीछे देख लेना, आपको आइडिया हो जाएगा। प्लस बी साइन ऑफ, ये b है मेरे पास, प्लस बी साइन ऑफ, इसको मैं रेस कर देता हूँ यहाँ पे, ये इसको बी, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास b है, b साइन ऑफ ओमेगा डी और डी साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास जो था ये होमोजेनियस सॉल्यूशन था, ठीक है। किस केस में, डैम्ड, अब डैम्ड है हमारे पास, ठीक है, इट्स नॉट अनडैम्ड, अब ये डैम्ड है, तो इसमें सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजेनियस का वही होता है। और पार्टिकुलर सॉल्यूशन जो हम इसमें एज्यूम करते हुए चले आ रहे थे, अगर तो इसमें देखें तो हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन जो था वो हमारे पास हमने पिछली दफा भी सपोज किया था, हमने इसका सपोज किया था, और वो था x cos ऑफ ओमेगा t, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हमारे पास ये था। अब उस केस में था कि जब हमारे पास ना अनडैम्प्ड होता है, ठीक है। अनडैम्प्ड में क्या होता है कि अनडैम्प्ड में हमारे पास ना ये जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है और ये जो फोर्स होती है, ये वाली जो फोर्स होती है, ये एक सेम फेज में होते हैं। लेकिन अब जो है हमारे पास ये डिफरेंट फेज में होगा ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास फेज में एक चेंज आती है और इसलिए हम इसको इस तरह लिखते हैं। ये अब हमारे पास पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा इन केस हमारे पास डैम्प्ड अब ऑसिलेशंस है, ठीक है। तो इसमें ये हमने अब क्या करना है, सिंपल पुराना प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे, जैसे हमने पिछला किया था, जैसे पिछला प्रोसीजर किया था वैसे सेम का सेम हमने जो है ना इसमें अडॉप्ट करना है, और इसमें अडॉप्ट करके हम इंशाल्लाह जो है ना इसके चीज़ों तक पहुंचेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो था इसको आपने कहाँ पुट कर देना है, इसको आपने ये इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे आप, इसके अंदर पुट करेंगे तो थोड़ी सी लिटिल मैथमेटिक्स है, और उसके बाद जो है आपका सोल्यूशन जो है वो जो सोल्यूशन होगा वो कुछ, इट्स अ लॉन्ग टर्म, तो मैं लिखूंगा जरा, इट विल टेक टाइम, एक्स एम ओमेगा स्क्वायर cos ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है। और साथ आ जाएगा प्लस एक्स और ओमेगा और सी साइन ऑफ ओमेगा टी और माइनस दिस फाइव आ जाएगा, और प्लस एक्स के कॉज ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल हमारे पास इज इक्वल टू एफ नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। ये हमने इसमें डाल के ना इस पिछली इक्वेशन में, ये इस पार्टिकुलर सॉल्यूशन हमने इसके अंदर डाला है, बिकॉज इट्स डबल डेरिवेटिव विद सिंगल डेरिवेटिव, तो आप निकाल लीजिएगा, और उसके बाद जो इक्वेशन बन जाती है वो हमारे पास ये बन जाती है, ठीक है। अब ये जो चीज़ है कॉज और साइन, इसके फॉर्मूला आपको पता ही है ऑलरेडी, ठीक है। इसको अगर हम खोलना चाहें तो आपको पता होगा कॉज ऑफ ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ठीक है। कॉज ऑफ ए माइनस बी जो होता है वो बराबर होता है कॉज ऑफ बी प्लस साइन ऑफ ए एंड साइन ऑफ बी, ठीक है, साइन ऑफ बी, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर मैं देखूं मेरे पास एक और जो है वो साइन ऑफ ए माइनस बी किसके बराबर होगा, वो मेरे पास होगा साइन ऑफ ए, ठीक है, साइन ऑफ ए और कॉज ऑफ बी, ठीक है, माइनस के साथ अब आएगा कॉज ऑफ ए और इस तरह साइन ऑफ बी, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूलाज हैं, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हैं, इसको आपने इधर इधर पुट कर देना है इन जगहों पे, ठीक है। इन जगहों पे पुट करें और आपका जो सोल्यूशन है आपने मजीद सिंपलीफाइड, आपने प्रीवियस अनडैम्प्ड वाली जो हमने कैलकुलेशन की ना उसके साथ रिलेट करते जाना है, ठीक है। तो मेरे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी x इज इक्वल टू एफ नॉट के माइनस एम ओमेगा का स्क्वायर, और साथ जो आ जाएगा मेरे पास प्लस सी स्क्वायर, और साथ आ जाएगा मेरे पास ओमेगा स्क्वायर, ठीक होगी बात। तो ये जो है हमारे पास इक्वेशन बन जाती है एम्पलीट्यूड की, ठीक है। एम्पलीट्यूड की इक्वेशन है ये, पहले जब अब हमने निकाले थे ना
प्रीवियसली अगर तुमने लेक्चर देखा हो तो उसके अंदर भी हमने इसी फॉर्मेशन के अंदर इसको हमने निकाला था, ठीक है। आप हम क्या करेंगे, कॉज की वैल्यू इसमें ये वैल्यूज डालेंगे और वो कॉमन शॉमन लेके तो आप वो सारी चीजें कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो फाइनली आपके पास जो एंड पे बच जाएगी चीज वो ये बच जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर एक तो ये आ गया हमारे पास, और इसके साथ साथ एंगल, फेज एंगल भी तो आएगा ना, साथ फेज एंगल भी तो आएगा। फेज एंगल क्या आएगा आपका, tan इनवर्स सी डब्ल्यू ओवर के माइनस एम ओमेगा का स्केयर, ठीक है, ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं जरा आज इसलिए फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसका जो बेसिकली मकसद है वो एनालिसिस तक पहुंचना ज़्यादा मकसद है, ठीक है। तो आप बाकी कैलकुलेशन तो घर बैठ के भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये एक्स और थीटा जो है एक पहली वाली अनटाइम्ड आपको करा दी, तो आप उसने उसी तरह ही इसको भी इवेलुएट कर लीजिएगा, कोई इतना टफ नहीं है सीन, ठीक है। तो ये आपके पास फेज आ गया, ये आपके पास इसका जो है ना वो क्या आ गया, एम्पलीट्यूड आ गया। अब इस एक इंपॉर्टेंट चीज वो है, वो ये याद रखनी है कि व्हेन एवर यू आर कंसीडरिंग द फोर्स्ड वाइब्रेशन, देन उसके अंदर हमारे पास चांसेस होते हैं कि हमारे पास फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम जो है वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो इंपॉर्टेंट काफी इंपॉर्टेंट होती है वो, और उसके तहत ही हमें पता चलता है मैग्निफिकेशन फैक्टर का, जो आपको मैंने पहले भी समझाया था। और मैग्निफिकेशन फैक्टर जो होता है इवेंचुअली दैट विल प्रोड्यूस द रेजोनेंस, या करीब रेजोनेंस के कोई वैल्यूज आपने निकालनी होती है, ठीक है। तो दीज थिंग्स आर एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये जो मेरे पास फिनोमेना बना हुआ है, ये आप इसमें देखें अगर, तो इसमें से अगर मैं के कॉमन लूं, अगर मैं के कॉमन लूं तो मेरे पास, अच्छा हाँ नहीं, सबसे पहले दो तीन और चीजें कर लेते हैं, कर लेते हैं कि एज वी ऑल नो, ठीक है। इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं इसको टर्म्स में। अच्छा इसमें देखें ना, इसको मैं मजीद सिंपलीफाई क्यों करूंगा, आई वांट टू टेक the expression, I want to involve the expression of zeta because it is damped, so zeta will produce an effect, ठीक है। zeta प्रोड्यूस करेगा आपका इफेक्ट, तो मुझे पता है कि मेरे पास zeta की जो वैल्यू है वो होती है c ओवर cc, ठीक है, ये मुझे पता है। और मुझे पता है कि मेरे पास ओमेगा n की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा n की वैल्यू होती है मेरे पास, इट्स बेसिकली k ओवर m अंडर रूट, ऐसे ही है, ऐसी कहानी है कुछ। और मुझे पता है कि मेरे पास r की वैल्यू, r बेसिकली एक नया टर्म था जो कि इसके अंदर इस चैप्टर में इंक्लूड हुआ है, और वो बेसिकली क्या है, दिस इज फ्रीक्वेंसी रेशो ऑफ फोर्सिंग या फोर्स्ड जो आपने जो फोर्स इंड्यूस की है, जो एक्साइटेशन इंड्यूस की है, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है बेसिकली, वो ये चीज है। और नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम w है, तो r जो है वो इस फ्रीक्वेंसी रेशो कहलाती है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अब ये जो चीजें हैं आपने क्या करना है, ये आपको बता दें कि ये फॉर्मूलाज होते हैं। अब इसके अंदर हमने k जब इसमें निकालेंगे और इसकी वैल्यू को मजीद सिंपलीफाई करेंगे, तो मेरे पास जो चीज आ जाएगी वो आ जाएगी x इज इक्वल टू एफ नॉट ओवर के, ये आपने घर बैठ के ना इसको निकालना है, ठीक है। ये आप वैल्यूज निकालेंगे ताकि आपको सारे समझ आ जाए। तो 1 माइनस आर का स्केयर, ठीक है, 1 माइनस आर का स्केयर और ये होल स्केयर प्लस 2 जीटा आर और इसका भी होल स्केयर, ठीक है। और ये मेरे पास आ जाता है अंडर रूट के साथ, ठीक है, ये जो है वो मेरे पास अंडर रूट के साथ आ जाता है, ठीक है। ये आ गई मेरे पास x की वैल्यू, और इसके साथ साथ इधर जो है मेरे पास जो फेज एंगल है वो मेरे पास बन रहा होता है tan इनवर्स 2 टाइम्स जीटा आर ओवर 1 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस आर स्क्वायर। तो ये जो चीजें हैं मेरे पास वो मेरे पास इस तरह आ रही है, ये 2 है, इट्स 2, ठीक है, 2 जीटा आर ओवर 1 माइनस आर स्क्वायर। बात आ गई समझ। तो ये मेरे पास जो है ना, ये दोनों दोनों चीजें जो है वो जो है मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि व्हाट इज एक्चुअली दिस, ये बेसिकली हमारे पास स्टैटिक डिफ्लेक्शन होती है, ठीक है, स्टैटिक डिफ्लेक्शन होती है हमारे पास, दिस थिंग इज एक्चुअली स्टैटिक डिफ्लेक्शन, ये ऊपर वाली। तो हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज बेसिकली स्टैटिक डिफ्लेक्शन डेल एस टी ओवर 1 माइनस आर का स्क्वायर और होल अंडर रूट और प्लस 2 जीटा और आर और इसके साथ ही स्क्वायर और ये, ठीक है। अगर इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे तो ये चीज मैं नीचे ले जाऊंगा, तो ये चीज अगर मैं नीचे ले जाऊं तो मेरे पास जो इक्वेशन बन जाती है, मेरे पास इक्वेशन बन जाती है 1 माइनस आर का स्क्वायर और होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स जीटा आर और इसका जो है ना वो होल स्क्वायर और ये अंडर, ठीक है, ये अंडर रूट आ जाएगा। बात आई है समझ के नहीं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूँ,
ताकि ये असल में इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको भी डिस्कस करना है। अच्छा, अब जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि यहाँ पे समझाने वाली है, वो ये है कि ये जो चीज़ है ना, दिस इज माय मैग्निफिकेशन फैक्टर। ये आपको पहले भी बताया था, इसको मैग्निफिकेशन फैक्टर कहते हैं या एम्पलीट्यूड फैक्टर भी कहा जाता है। मैग्निफिकेशन फैक्टर, ठीक है, मैग्निफिकेशन फैक्टर, ओके जी, ये इसको हम मैग्निफिकेशन फैक्टर कहते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्रिएट हो गई है फॉर फॉर द फोर्स्ड वाइब्रेशन, ठीक है। लेट मी चेक, अगर मैं यहाँ से देख लूँ एक दफ़ा, लेट मी चेक दैट, ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया। अच्छा, यहाँ तक हम ये पहुँच गए, ठीक है। अब ये मैग्निफिकेशन फैक्टर जो है वो ये x ओवर डेल एस टी कहता है। अब देखें आप इसका, कि इसका जो हमने फॉर्मूला निकालना था कि जो मैग्निफिकेशन फैक्टर है वो बेसिकली डिपेंडेंसी है ऑन द फ्रीक्वेंसी रेशियो एंड ऑन द जीटा, द इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट जो है ना वो इसके अंदर हमने जो है वो निकालना है, ठीक है। अब हमने इसके साथ हमने गेम करनी है, इसके साथ हमने खेलना है इसी फॉर्मूले के साथ, ठीक है। और हम देखते हैं कि हमारे पास जो है ना उसके क्या जो है ना रिस्पॉन्सेज और वो किस तरह से क्रिएट होता है। अच्छा, आपने अब इसी क्वेश्चन को ना लेना है और आपने क्या करना है, इसी क्वेश्चन को लेके आपने मुख्तलिफ वैल्यूज ऑफ जीटा और आर के लिए ना ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम पहले ना एक अपना जीटा जो है ना वो फिक्स कर देते हैं, ठीक है। अब मुख्तलिफ केसेस लें, आप देख लें क्या हिसाब किताब बनता है। तो सबसे पहले जो है ना, मैं जो जीटे की वैल्यू को ना मैं फिक्स करता हूँ, कोई वैल्यू ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ आई टेक माय वैल्यू जीटा इज इक्वल टू 0.1, ठीक है। इसको समझने की बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, आप जो रिलेशन आने वाला है। और आपने इसको एक को फिक्स कर दिया, अब आप आर की वैल्यूज को चेंज करें, आपके आर की वैल्यूज को चेंज करें, 1 ले जाएं, फिर उसके बाद बेशक उसको 1.1 ले लें, 1.2 ले लें, इस तरह लेते चले जाएं, ठीक है। आप वैल्यूज देखें, ठीक है। और आप जो है ना अपना ग्राफ प्लॉट करें मुख्तलिफ वैल्यूज के ऊपर। तो आप देखेंगे बेसिकली जो आपका ग्राफ है, जब अब मैं इसका ग्राफ एक्सप्लेन करने लगा हूँ और मैं इंशाल्लाह भी यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, तो हम देखते हैं कि हमारा जो है ना वो क्या होगा। इस तरफ होता है हमारे पास r इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर डब्ल्यू एन, ठीक है। इस तरफ हमारे पास r डब्ल्यू ओवर डब्ल्यू एन होता है, और इस तरफ जो होता है हमारे पास वो मैग्निफिकेशन फैक्टर होता है। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अब आपने यहाँ पे फर्ज करें, आप वैल्यू वैल्यू ऑफ r पुट करें, आप वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 1 पुट करें पहले, ठीक है। r इज इक्वल टू 1 पुट करें और आप देखेंगे क्या जो है ना वो उसका इफेक्ट आ रहा है। आप r इज इक्वल टू 1 पुट करें, और ये मैं आपको तरीका बता रहा था ना कि आपने इस तरह वैल्यूज पुट करनी है। आप इसमें r 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0, और फिर उसकी वैल्यूज आप जब देखेंगे, r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ रहा होगा वो 0 प्लस, ठीक है, 2 1 ओवर अंडर रूट 2, ऐसे ही है। r इज इक्वल टू 1, यहाँ पे r इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो निकाल लेते हैं, वैल्यूज निकाल लेते हैं और देखते हैं क्या है। ये 0 हो जाएगा, और ये जीटा की मुख्तलिफ वैल्यूज के लिए ये देखेंगे। अच्छा, आप ऐसा करें ना, r इज इक्वल टू 1 और जीटा इज इक्वल टू 1 भी पुट कर दें पहले। चलें, ये पहले हम सबसे पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ना वो देख लेते हैं, इधर हम पहले सबसे पहले जी जीटा इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं और r भी इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो r इज इक्वल टू 1, इधर से r जो है वो 1 पुट कर देते हैं, और मैं यहाँ से यूँ r इज इक्वल टू 1 बना देता हूँ, r इज इक्वल टू 1, और जीटा की वैल्यू को भी 1 रख देते हैं, ठीक है। तो आप देखें आपका मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या आ रहा है। आपका जो मैग्निफिकेशन फैक्टर आता है इस फॉर्मेशन में, वो क्या आता है, वो आता है आपका 1 2 और 1 ओवर somehow 1 माइनस 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, और 2 1 और 2 आ गया, ऐसे ही है। ओके जी। अच्छा, इसमें जो है ना वो आपने ये वैल्यूज पुट करनी है, और आप इसका बेसिकली रिस्पांस देखते चले जाएं, ठीक है। ये मेरे पास जो है ना r इज इक्वल टू 1 है, और r इज इक्वल टू 1 का बेसिकली मतलब क्या होता है, ये भी साथ में इंपॉर्टेंट है चीज समझना, कि आपकी जो फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी है और जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो दे आर इक्वल नाउ, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि देयर r इज इक्वल टू 1 पे दे आर इक्वल, ठीक है। तो जैसे ही आर ये दोनों अब 1 है, तो इसका होना बेसिकली क्या चाहिए, अगर तो अनडैम्प्ड वाइब्रेशन है, तो अगर अनडैम्प्ड वाइब्रेशन होती तो ये रेजोनेंस पे अप्रोच कर जाता है, ठीक है। तो दिस इज द लाइन। तो लेकिन अब ये है कि आप वहां से वैल्यूज देखें
और आप इधर भी एक लाइन ड्रॉ करें। बेसिकली होता क्या है कि इसकी जो वैल्यूज होती हैं, ये जो मैग्निफिकेशन फैक्टर होता है, ये भी 1 के राउंड अबाउट मूव करता है। वैल्यूज पुट करेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से r 1 पे तो आपका r1 जीटा 1 पुट करेंगे तो आपका कुछ ना ग्राफ जो है ना वो लाइक ना ऐसे 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 आ रहा होता है, ठीक है, ऐसे आ रहा होता है, ठीक है। अब ये ऐसे क्यों है? अब बात ये है कि हाँ, इसमें साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखते चले जाते हैं। अब इसमें बात ये है कि ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट, दिस इज माय r इज इक्वल टू 0, ठीक है। r इज इक्वल टू 0 इसके अंदर पुट करें, ठीक है। और आप देखें कि आपका जो ये फैक्टर है ये हमेशा 1 से ही शुरू होगा। जब भी आप r इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपका मैक्सिमम 1 से ही शुरू होगा। 1 ये यानी कि r इक्वल टू 0 के ऊपर दिस थिंग इज एक्चुअली 1, ठीक है। यहाँ से जब आप देखेंगे, यहाँ से देख लेना, पुट करें 0, यहाँ पे ये फैक्टर 0 जगह 1, तो ये हमेशा 1 से शुरू होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ z, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ z, ये जब वैल्यू r 0 है, जब वैल्यू ऑफ r 0 है, जब वैल्यू ऑफ r 0 होगी तो इररिस्पेक्टिव ऑफ z हमेशा यहाँ से शुरू होगा। इसलिए मैंने अभी भी ये वाली लाइन यहाँ से क्यों खींची है। ये लाइन जो है मेरी यूं समझ लें कि इट्स लाइक जीटा इज इक्वल टू 1। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इट्स लाइक जीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इट्स लाइक जीटा इज इक्वल टू 1। अब आप ऐसा करें कि वैल्यूज जो है ना जीटा इज इक्वल टू 0 पुट करके देखें साथ, यानी कि r इज इक्वल टू 1, ठीक है। मैं एक तो मेरा ये केस बन गया। अब आपने क्या करना है, आप r इज इक्वल टू 1 और जीटा इज इक्वल टू 0 पुट करके देखें ये क्या बनता है। ये देखें ये क्या वैल्यूज बनती हैं। तो अब इसमें देखें ये 0 हो जाएगा, ओके, ये 0। अब ये इन्फिनिटी पहुंच गया, दैट मींस if zeta is equal to 0, if that means if there is no involvement of damping, then it will approach the infinity value, ठीक है, जो कि रेजोनेंस की पोजीशन होती है। तो मैं कह सकता हूं कि इस पोजीशन के ऊपर ये जो है, ये कर्वेचर जो है, इट विल रीच इट्स मैक्सिमम, और ये जो है वो अपना, ये जो है ना अपना वो मूव करता चला जाएगा, ठीक है। बात ऐसे होगा, यानी कि ये जो लाइन है, ये जो येलो लाइन थी, ये थी जीटा इक्वल टू 1 की। ये जो है मेरे पास जीटा इक्वल टू 0 की बन गई। बात आ रही है समझ? लिटिल थोड़ा ट्रिकी है। ठहर एक मिनट में इसको जरा दोबारा बना देता हूँ मुख्तलिफ कलर्स के साथ, ताकि आपको जो है ना वो आइडिया होता चला जाए, ठीक है। ये ऐसे है और इट इज बेसिकली जीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। मुख्तलिफ कलर के साथ बना देता हूँ ना ताकि आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है ना दिस इज द पॉइंट, दिस इज माय पॉइंट, ये मेरा पॉइंट है जिसमें जीटा इज इक्वल टू 0 है, r इज इक्वल टू 1 के ऊपर, ठीक है। अब एक्चुअली जो चीज है वो, अब 2-3 चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली है। अब आप जीटा की वैल्यू को 0.1 करते चले जाएं, फिर 0.2 कर दें, फिर 0.3 कर दें, फिर 0.4 कर दें, आपका जो ग्राफ होगा ना वो कुछ ऐसा बन रहा होगा, वो कुछ ऐसा जो है ना वो बन रहा होगा, सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया, वो कुछ इस तरह का बन रहा होगा, वो कुछ ऐसे बन रहा होगा, वो कुछ फिर आगे आगे करेंगे तो ये फिर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, वो कुछ ऐसे इस तरह का बन रहा होगा, ठीक है। ऐसे करके ये ऐसे, ठीक है। बहरहाल ये इस तरह ये सारे इधर इसके साथ इस लाइन के साथ मिल रहे होंगे इवेंचुअली। अब ये जो है ना मेरे पास, दिस इज आल्सो माय जीटा इज इक्वल टू 0.1, मतलब मैंने बना दिया ऐसे, तो ये आगे तक करीब होंगे बेसिकली। ये जीटा इज इक्वल टू 0.2, आहिस्ता आहिस्ता ये जो ना ऐसे इंक्रीज करते 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 ये इस पॉइंट पे जीटा इक्वल टू 1 बन जाएगा। बात आ गई समझ आपको कि नहीं? ठीक है, तो ये जो है ना, ये हमारे पास रिस्पॉन्स जो है ना उसका बन रहा था। अच्छा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये देखने की है कि ये तो मैक्सिमम यहाँ पे अचीव कर गया है, देखें ये इसका मैक्सिमम इसी r इक्वल टू 1 पे है, लेकिन बाकी जो r इक्वल टू 1 पे आप पुट कर रहे हैं ना, तो वो इस लाइन से थोड़ा सा डेविएट है, थोड़ा सा दूर है इसका मैक्सिमम पॉइंट,
और इसी तरीके से इसका भी मैक्सिमम पॉइंट इस लाइन से r=1 लाइन से थोड़े से दूर दूर है, यानी कि ये जो जीटा 0.1 और 0.2 की है ग्राफ, ये से थोड़ा सा दूर दूर है। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि आपकी जब डैम्पिंग इंट्रोड्यूस होगी तो आपकी डैम्पिंग जो इफेक्ट होता है वो उस इन्फिनिटी को अप्रोच करने नहीं देता, और उससे पहले पहले आपको वैल्यूज जो है ना वो दे देता है, आपको आपके फैक्टर को जो है ना वो सेफ्टी की तरफ लेके चला जाता है। और बेसिकली होता क्या है कि आपका WN जो होता है वो WD बन रहा होता है, ठीक है, WD, बिकॉज उसमें आपको पता है ना इसमें इन्वॉल्वमेंट हो रही होती है, ठीक है। यानी कि अगर आपको सिंपल एग्जांपल दूं तो इफ WN इज इक्वल टू 10 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज है मेरे पास, इफ WN इज इक्वल टू 10 हर्ट्ज और मेरे पास जीटा जो है वो 0.2 है, इसकी वैल्यू जो है वो मेरे पास 0.2 है एक, ठीक है, और मेरे पास जो W है जो फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा क्या रहेगी 9.5 या 9.8 रहेगी, यानी कि वो इक्वल होने ही नहीं देगा उसे, इन दोनों को इक्वल ही नहीं होने देगा। और वो कैसे क्यों इक्वल होने देगा? बिकॉज WD जो है वो उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है और वो 1 माइनस जीटा का स्केयर होता है, और 1 माइनस जीटा स्केयर होता है और साथ WN होता है, ठीक होगी बात? यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे तो रेजोनेंस होगी ना बेसिकली, ठीक है। तो r=1 लाइन से ये हमेशा डेविएट ही रहेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ये इसकी जो है ना वो रीजन है, ग्राफ की सिग्निफिकेंस जो है वो ये है। अब हमने नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमने क्या करना है, हमने बेसिकली जो है ना उसका मैक्सिमम रिस्पांस निकालना है, मैक्सिमम रिस्पांस निकालना है जी, मैक्सिमम रिस्पांस, ठीक है जी। ये मैक्सिमम रिस्पांस जो है वो हम उसका निकालेंगे, मैक्सिमम रिस्पांस, ठीक है। मैक्सिमम रिस्पांस अब हम देखना चाह रहे हैं कि क्या है, यानी कि ये जो पीक आ रही है एक्चुअली वैल्यूज क्या है, ठीक है, ये इसकी वैल्यूज को हम देखते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी इक्वेशन जो है मेरी जो ये वाली इक्वेशन थी, ये वाली जो इक्वेशन थी मैग्निफिकेशन फैक्टर वाली, इसी को ही लूंगा और इसी को ही मैं क्या करूंगा, इसको मैं मैग्निफिकेशन फैक्टर, इसको मैं m से शो कर रहा हूँ, ठीक है, ये इसको मैं m से शो कर रहा हूँ और dr, इसी को मैं क्या करूंगा जीरो के इक्वल पुट करूंगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यूज देखूंगा। इसमें आप जीरो वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी जो इक्वेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी r स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 जीटा का स्क्वायर, ये आप निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, 2 जीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और इवेंचुअली जो आपका r आ जाएगा ना वो आ जाएगा 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर अंडर रूट। और अगर आप इसको देखें तो आपकी जीटा की जो वैल्यू मैक्सिमम अप्रोच कर रही है वो कर रही है 1 ओवर अंडर रूट 2 पे, सही है, ये इनमें से ये जो ग्राफ बन रहा है, तो ये क्या है कि आपकी जीटा की वैल्यू 1 ओवर 2 अंडर रूट पे अप्रोच करेगी, और जीटा की वैल्यू जो होगी वो 1 ओवर अंडर रूट 2 से हमेशा ग्रेटर होगी, ठीक है। किसके लिए, किसके लिए, किसके लिए, हमेशा किसके लिए, जब ये वाली आएगी, ये वाली, ठीक है, ये नीचे, यानी कि ये जो 1 की लाइन है x ओवर डी एस टी की, आप यानी कि आप जीटा की वैल्यूज को इंक्रीज करते चले जाएं, ठीक है, आप जीटा की वैल्यू को 0.1 कर दिया, 0.2 कर दिया, आपने 1 ओवर 2 अंडर रूट जो होगा ना वो उसका मैक्सिमम पीक पॉइंट है, मैक्सिमम रिस्पॉन्स है, उसके बाद वो ढलना शुरू हो जाएगा, तो ठीक है। और आप जब उससे इंक्रीज करते जाएंगे ना तो आपकी ये जो ग्राफ है ना वो डिक्रीज हो जाएगा, 1 से भी नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी जो है ना वो सिग्निफिकेंस है इस ग्राफ की। ओके जी, अच्छा इसमें अब है ये चीज़ है बेसिकली ना, जब उसका मैक्सिमम ग्राफ लेंगे, ठीक है, तो अब उसमें कहने वो कहता क्या है कि जैसे ही आप r की वैल्यू जो है ना वो अब इंक्रीज करेंगे ना, ये देखिए r इस तरह r की वैल्यूज इंक्रीज हो रही है ना, ये ऐसे r की वैल्यूज इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो वो कहता है हमारे पास जो जीटा होगी ना, जो जीटा होगा वो हमेशा 1/2 अंडर रूट से ज्यादा ही होगा, जब इस तरह ये कहने का मकसद क्या है कि 1 से नीचे जैसे ही आप मैग्नीफिकेशन फैक्टर को लेके जाएंगे ना तो ये रिस्पांस जब आएगा ना तो वो हमेशा क्या आएगा, इंक्रीजिंग रिस्पांस, और वो हमेशा कैसा आएगा, वो हमारे जीटा को ग्रेटर देन 1/2 अंडर रूट के साथ आएगा, ठीक है, उससे। तो कहने का मकसद क्या है, और कहने का मकसद क्या है, अब बाकी आपने चीजें कैसे रिलेट करेंगे, ये जीटा जीटा की वैल्यू को आपने क्या करना है ना, ये जो जीटा मैक्सिमम वैल्यू है ना, यहाँ से जीटा की मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ से आप r निकालें, r को पुट कर दें मैग्नीफिकेशन फैक्टर के अंदर इधर, तो आपको ये इसका रिस्पॉन्स पता चलेगा, 1 से नीचे ही ये जा रहा होगा, ठीक है, वो वैल्यूज निकाली हैं हमने, ठीक है, वो डोमेन बेसिकली ये वाली निकाली है, ठीक है, जिसमें वो इस वाली लाइन से नीचे चला जाएगा, ये इस लाइन से नीचे,
ठीक है, तो कहने का मकसद क्या है, ये हमारे पास टोटल रिस्पॉन्सेज है। अब मेरे पास क्या है कि जो टोटल रिस्पॉन्स है ना, जिस तरह हम पूरी की पूरी इक्वेशन जो है ना वो उसको बनाते हैं, वो ये होगा जिसमें मैंने सोल्यूशन बेसिकली निकाला था, ये जेनेरिक सोल्यूशन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ना, जिसमें मेरे पास एक जो होता है वो मेरे पास होमोजीनियस पार्ट होता है जीटा माइनस जीटा ओमेगा एन टी, और ए और cos ऑफ ओमेगा डी टी प्लस बीटा साइन ऑफ ओमेगा डी और टी। ठीक है, और एक जो है ना मेरे पास पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है जो कि ये होता है मेरे पास डेल एस टी और 1 माइनस आर का स्केयर और ये स्केयर प्लस 2 जीटा आर होल स्केयर, ये अंडर रूट और साथ cos ऑफ ओमेगा टी माइनस 5। ठीक है, ये हमारे पास, अब ये मेरे पास जो था ना ये एक्स एच है, ठीक है, ये एक्स एच है मेरे पास, और ये जो था ना ये मेरे पास क्या था, एक्स पी था। अब असल में ना मैंने इसको बनाना क्या है, मैंने आपको ना इसके रिस्पॉन्स बताने से ग्राफ बनाना है। तो एक्स एच का जो ग्राफ होता है डैम्प्ड के लिए वो हमेशा इस तरह का होता है, आपको पता होगा, ये ऐसे ऐसे, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, ये ऐसे ऐसे होता है हमारे पास, ठीक है, ये ऐसे ऐसे चल रहा होता है, सही है। और एक होता है हमारे पास, ये होता है एक्स एच का, लेकिन इसके अंदर हमारे पास फोर्सिंग जो जो आ रहा है फैक्टर, उसका जो हमारे पास होता है वो इस तरह का होता है, बिकॉज इज हार्मोनिक, तो हम कहते हैं नहीं हमारे पास इस तरह है बेसिकली। अब एक्स एच और एक्स पी को हमने ऐड करना है, ठीक है, एक्स पी और एक्स एच को हमने बेसिकली क्या करना है जी, ऐड करना है, और हमने देखना है कि वो ये बेसिकली ये तो डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड है ना, बिकॉज ऑफ उसका फैक्टर डैम्पिंग का आ रहा है। ठीक है, तो अब इन दोनों को हमने जब आपस में ऐड किया, ये मेरे पास x है और यहाँ पे टाइम है, x है टाइम है, ठीक है। और आपने इन दोनों को जब ऐड किया ना बेसिकली, तो आपके पास जो रिस्पॉन्स आता है ना वो कुछ इस तरह का आता है, ठीक है जी, सॉरी, इन दोनों को ऐड कर बिकॉज ऑफ द ये इसमें ना, इसमें डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होती है, ठीक है ना, तो वो इस तरह का ग्राफ आपका आपके पास जो है ना वो आता रहता है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये जो होता है ये इस तरह रेगुलर आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ तक अप टिल यहाँ तक जो है ना, जब ये बिकॉज अभी तक तो डैम्पिंग इंट्रोड्यूस है ना, ठीक है, वो चल रही होती है डैम्पिंग, तो यहाँ तक इसको हम कहते हैं दिस इज माय ट्रांजिएंट रिस्पॉन्सेस, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है ये मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है जब जब बस वो खत्म, अब जो स्लोली डाइज अवे हो जाएगा ना, वो एक होमोजेनियस पार्ट डाइज अवे हो जाएगा, तो फिर ये सिर्फ स्टेडी स्टेट रह जाएगा उस फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी का। तो ये जो होता है मेरे पास, दिस इज माय स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, ये मेरे पास स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स जो है वो आता रहता है, ठीक होगी बात। तो ये मेरे पास अकोमुलेटिव इसका इफेक्ट जो है वो इस तरह आएगा, सही हो गया जी, ओके। तो ये जो है ना आपने इसको खुद रीड करना है बेकायदा, ठीक है, ऐसे छोड़ना नहीं है, ऐसे आपने इसको खुद रीड करना है और वो देखना है कि जो है ना वो किस तरह इसकी जो फिनोमेनाज हैं वो किस तरह बन रहे हैं, ठीक है। ये आपने लाजमी इस चीज़ को ना देखना है, इसकी थ्योरी आपने लाजमी पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि दिस इज इस तरह का टॉपिक है कि आपको भूल जाएगा, ठीक है। तो आपने इसको खुद सॉल्व भी करें और वो आप देखें भी सही और इसके इफेक्ट्स भी देखें, ठीक है, ये सारे रीड आउट कीजिएगा। मैंने इसको इस तरह बता दिया आपको, क्विक क्विक तरीके से, क्विक एक ओवरव्यू दे दी है, बिकॉज इट्स वेरी डिटेल्ड टॉपिक, ठीक है। आपको क्विक क्विक मैंने जल्दी जल्दी बता दिया है। इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, आप एक ही वैल्यू पुट करें और देखें जिस तरह ये वैल्यूज पुट कर रहा था, आप इसमें देखें कि इसका क्या जो है ना रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। और कोशिश करेंगे 3.3 भी करें, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, ठीक है। आपने वैल्यूज जो है वो आपके पास आ चुकी हुई हैं, फार्मूला आ चुके हैं, और आप इसमें डालें और आप इसमें टोटल रिस्पॉन्सेस निकालें, ठीक है। तो मैं ये जो है आपके पास एग्जांपल 3.3 ये भी आपने करनी है, ठीक है। ओके जी, थैंक यू ऑल फॉर नाउ।